नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 दिसंबर 2023 और रीजन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, समय देखने का भी समय न मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं और इस तरीक़ा से बिजी रखते हैं कि आपको समय देखने का भी टाइम ना मिले, तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे रास्ते में चल रहे हैं और आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 के चौथे संस्करण में कहाँ भाग लेगी? तो ये जो चौथा संस्करण है विनवैक्स, ये एक्सरसाइज जो है हनोई वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी वहाँ पहुँच गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना, विनवैक्स। ठीक है, 45 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी वियतनाम के हनोई पहुंची। यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर तक हनोई वियतनाम में आयोजित की जा रही है। भारतीय दल में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की इंजीनियर रेजिमेंट के 39 कर्मी और आर्मी मेडिकल कोर के 6 कर्मी शामिल हैं। ठीक है, वियतनाम पीपल्स आर्मी के टुकड़ी प्रतिनिधित्व में से 45 कर्मियों का भी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विमवैक्स अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। ये याद कर लीजिएगा। विमवैक्स जो अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इसका पहला संस्करण भारत में ही आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन यादव बने हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पिछला जो संस्करण है अगस्त 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। ये भी याद कर लीजिएगा, 2022 में। इस अभ्यास का उद्देश्य है सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चैप्टर के अध्याय 7 के तहत दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करना है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। जैसे गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये देख लीजिएगा। ला पेरेज अभ्यास भारत और नौसेना के बीच बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो कि हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। ठीक है, उसके बाद संप्रीति युद्ध अभ्यास, बंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 और अभ्यास तर्कस, ये भारत और अमेरिका के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास, इसमें क्वाड देश शामिल है। क्वाड देश तो भारत, अमेरिका, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है। फरवरी 2023 में जापान के सीगा प्रांत में आयोजित किया गया था। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच। जिमेक्स भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। ठीक है, उसके बाद मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। मई 2023 में ये बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। एक्यूवेरन भारत और मालदीव के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। दस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था और 2005 से इसका आयोजन किया जा रहा है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। सीटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ पे टी से थाईलैंड याद कर लीजिएगा। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ठीक है, AIME23 ये भारत और आसियान देश के बीच होता है। मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। एफी इंडेक्स भारत और 21 अफ्रीकी देश के बीच होता है। मई 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। पहली बार 2019 में हुआ था।
पिच ब्लैक ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास 1983 से प्रत्येक 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2022 में इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। मिलान 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा और 46 देशों के बीच आयोजित किया जाता है और ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। ककाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें INS सतपुरा ने भी भाग लिया था। ठीक है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच, लामितीय भारत और सेशल्स के बीच, ऑस्ट्रिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच, नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच, साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच, अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरबिया के बीच। इसका सेकंड संस्करण जो है वो मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में 12 दिसंबर 2023 को समाप्त 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में आयोजित किया गया है और कब से कब 12 दिसंबर को ये समाप्त हो गया है ना, ये याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है कौन सा कैटेगरी में? इनोवेशन मूविंग इमेजेस में। तो इसमें जीता है चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी, ये ऑप्शन सही है। हिंदी में मत जाइएगा ना, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये मूवी का नाम है। ठीक है ना, इजरायली फिल्म है ये। ठीक है, इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार जीता है। इसका निर्देशक जो है ये डैरेंज ट्रेडमोर के द्वारा किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्टर का नाम है। ठीक है ना, 29 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, इसलिए इसमें ये जीता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी आपको मालूम होगा कि इजराइल और हमास के बीच बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। इनके अलावा हीरालाल मेमोरियल ट्रॉफी और नेटपैक अवार्ड भी दिया गया। 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के द्वारा किया गया था। ये 5 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि किया गया था। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोडक्शंस एसोसिएशंस या FIARPF के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी, इसे याद कर लीजिएगा। अब कोलकाता की वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो देखिए भारत की पहली 6 लेन यानी कि 6 लेन ऐसा रोड बना है स्टील स्लैग का, तो ये जो बना है ये सूरत में इसका डेवलपमेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सूरत गुजरात। ठीक है, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण जो है ये सूरत में किया गया है और ये जो है NH नेशनल हाईवे 6 को हाजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग यानी कि स्टील का जो छाई ऐश है उससे बना हुआ ये सड़क है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अवशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से लेकर 200 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिज़ाइन दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को भी वित्त पोषित किया है। ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत के हजीरा में किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत बिटुमिनस फुटपाथ की भी सभी परतों में प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में संसाधित स्टील स्लैग का भी उपयोग किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग गुजरात की बात करें
तो गुजरात का जो राजधानी है वो गांधीनगर, और वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल जो है अभी ये है मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नारी शक्ति बचत खाता ये अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। इसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ लॉन्च किया गया है। यह आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह रियायती स्वास्थ्य बीमा और कल्याण उत्पाद, सोने और हीरे के खाताधारकों के लिए लॉकर सुविधा का भी पर भी छूट प्रदान करता है। इसके अलावा यह खुदरा ऋण पर रियायती ब्याज दर और खुदरा ऋणों पर प्रसंस्करण शुल्क की छूट भी, प्रोसेसिंग छूट मतलब फीस भी माफ़ किया गया है इसमें। यह मुफ्त क्रेडिट कार्ड जारी करने और पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पोस्ट मशीन होता है ना, पॉइंट ऑफ सेल पर 5 लाख रुपए तक की उच्च उपयोग सीमा का भी पेशकश किया गया है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। खोले गए प्रत्येक नए नारी शक्ति खाते के लिए बैंक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSIR है ना, निधि के लिए 10 रुपये का योगदान देगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। रजनीश कर्नाटक इसके MD और CEO हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है, 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों के ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन करता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और यह संवैधानिक इकाई है जो भारत सरकार के अधीन काम करती है और ऊर्जा बचत नीतियों और कार्यक्रमों को निर्माण में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संसद में पुनः मसौदा आपराधिक विधेयक पेश किया है? यानी कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस रीड्राफ्टेड क्रिमिनल बिल्स इन द पार्लियामेंट? तो रीड्राफ्टेड जो क्रिमिनल बिल्स है इसको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में संसद में पेश किया गया फिर से। और ये गृह मंत्री के द्वारा जरूर पेश किया गया है, लेकिन भारत के अगर कानून मंत्री पूछ ले तो अभी कानून मंत्री जो है ये है लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन बिल लाया गया है, क्रिमिनल बिल्स जो है ये अमित शाह के द्वारा लाया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलाव करते हुए लोकसभा में 3 पुनः मुख्य मसौदा विधेयक को पेश किया। नए विधेयकों में संसदीय समिति द्वारा अनुसादित परिवर्तन शामिल है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। नए बिल के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें बहुत सारा चीज़ कहा गया था फ्रेंड्स। देखिए बहुत सारा जो कानून है उसको बदल के इसमें किया गया है कि आपको धारा भी चेंज कर दिया गया था कि अब से 420 जो धारा है वो चोरी का धारा नहीं रहेगा, है ना। वही आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा और भारत या किसी विदेशी देशों में इस्तेमाल की गई या भारत के रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी संपत्ति की क्षति या विनाश को आतंकवादी की परिभाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये बिल इसमें किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विधेयक ने मानसिक बीमारी और स्वास्थ्य दिमाग से बदल दिया है।
इसमें विधेयक की धारा 85 के तहत एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना भी अपराध है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में किसे इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये कबीर बेदी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कबीर बेदी। ठीक है, ये जो कबीर बेदी हैं ये इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त की है। उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक यानी कि मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना से सम्मानित किया गया है। ये इटालियन में लिखा हुआ है। निकोलो फैबी ने मुंबई में इस अवसर के बाद एक अनोखा लाइव संगीत प्रदर्शन किया। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली का सर्वोच्च नागरिक है ये, और ये कैवेलियर नाइट से भी ऊंचा है। ठीक है, कबीर बेदी ने संदोकन बनने की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि उनकी शुरुआत ताजमहल पैलेस होटल से हुई थी, जहां उनकी पहली बार संदोकन श्रृंखला के निर्देशक और निर्माता से मुलाकात हुई थी। सामान के स्टॉल पर राष्ट्रपति मैट्रेलेना द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा इसमें प्रति हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि उनके बारे आपको मालूम है इटली के जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, वो भी भारत आई थी भारत की यात्रा पे। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग जानते हैं इटली का बारे में। ठीक है, जिसका राजधानी रोम है ना। वहीं पे हम लोग राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं ये भजन लाल शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मोहन यादव ये एमपी के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और विष्णु साई ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और रघुवर दास जो है ये असम के राज्यपाल बने हैं, नए राज्यपाल, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए 12 दिसंबर को बीजेपी ने जयपुर जिले की संगानेर सीट से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री चुना। श्री शर्मा 15 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और कुछ इसमें जानने का नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। राजस्थान में भी बीजेपी का सरकार बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में लेखिका पुष्पा भारती के स्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्मरण का नाम क्या है? तो ये स्मरण जो है ये है यादें यादें और यादें। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यादें यादें और यादें। ठीक है, ये देखिए पुष्पा भारती के 2016 के स्मरण यादें यादें और यादें को 33वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए भारती की यादें यादें और यादें को चुना है। ठीक है, पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद है और एक प्रशस्ति पत्र है और पट्टिका भी दी जाती है। व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये याद कर लीजिएगा ना। आपसे पूछ लीजिएगा कि व्यास सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्योग में पहुंचा है? तो साइबेरियाई जो टाइगर है ये पहली जो जोड़ा है ये पहुंचा है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, और ये कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, है ना। दार्जिलिंग में है, ये याद कर लीजिएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ठीक है, WB में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मभूजा नायडू में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियन बाघ पहुंच गया है। और साइबेरियन बाघ लारा और
लारा और अकामा 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे। आखिरी साइबेरियाई बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में भी मृत्यु हो गई थी। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की। वे पशु विनियम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे। ये इसमें कहा है, भारत ने पशु विनियम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस से फामोसा पाफोस चिड़ियाघर में भेजा था। पहला पूर्व स्थान हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर से वेस्ट बंगाल खबरों में है, तो वेस्ट बंगाल का फिर से राजधानी जो है कोलकाता है और मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और दुर्गा पूजा जो है वह अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ये वेस्ट बंगाल का ही है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।